Now, next discuss the Anglo-Mysore War series. Why it's series? Why it's not a war? Because Anglo-Mysore War सिर्फ एक बार नहीं हुई, मैक्सिमम 1 2 3 4 टाइम्स एंग्लो-मैसूर वॉर हुई। एंग्लो-मैसूर वॉर के पहले मैसूर के राजा या मेन पावरफुल किंग थे हैदर अली। हैदर अली के बाद उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। दोनों ही बहुत पावरफुल रूलर थे, दोनों ही बहुत करेजियस रूलर थे। टीपू सुल्तान के बारे में तो हम जानते ही हैं, उनकी स्वॉर्ड, उनकी जो तलवार है वो आज भी रखी हुई है म्यूज़ियम में। बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल किंग थे टीपू सुल्तान, बहुत ही पावरफुल सुल्तान थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डरते भी थे। ब्रिटिशर्स जस्ट बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो बैटल ऑफ प्लासी में फ्रेंच ने साथ दिया था सिराजुद्दौला का। फ्रेंच हमारे साथ रहते थे क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप। तो जो पोर्तुगीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी, डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज़ थी, वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प कर रही थी इंग्लिश से लड़ने के लिए, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए भी एनिमी थे और इंग्लिश के एनिमी भी वो थे। तो इंग्लिश के एनिमीज़ हम भी थे और वो भी थे, तो वो हमारे कहीं ना कहीं फ्रेंच हमारी हेल्प करते थे। वैसे ही फ्रेंच के साथ एक अच्छा रिलेशन था किसका? टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं इंटेंशन पता थे ब्रिटिशर्स के या ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बढ़ता रहे। उनकी कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, मैसूर की कैपिटल थी सेरिंगपट्टम, जिससे कैपिटल से उनको बेहद प्यार था। ही लव टू मच हिज कैपिटल। एंड उनकी कैपिटल या उनके एरिया के अंदर आता था मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, दैट कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट था क्योंकि ब्रिटिशर वहाँ से परचेस करते थे पेपर एंड कार्डेमम। पेपर एंड कार्डेमम वहाँ से परचेस करते थे। टीपू सुल्तान को ये पता था, बट इन 1785 टीपू सुल्तान ने वो एक्सपोर्ट ही बंद करवा दिया। टीपू सुल्तान ने कहा कि आप यहाँ से ना तो सैंडलवुड, ना पेपर, ना कार्डेमम, कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे। टीपू सुल्तान की इस टेक्निक को देखकर ब्रिटिशर्स और ज़्यादा आग बबूला हो गए। उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया कि ऐसा कौन सा राजा है जो हमारे साथ हम ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं है एंड ऑल। और कहीं ना कहीं वो डरते भी थे, बट कंटिन्यूस वॉर लड़ने के बाद दे जस्ट थिंक कि हैदर और टीपू एम्बिशियस है, एरोगेंट है, डेंजरस रूलर है, ऐसा कंपनी सोचती थी। बट कंपनी को क्या काम था? कंपनी के पास आर्मी थी, कंपनी दे जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग, वो बस लड़ते थे। आज नहीं तो दूसरी वॉर में जीत जाएंगे, दूसरी वॉर में उनके लिए लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं थी। तो 4 कंटिन्यूस वॉर उन्होंने लड़े, 67 to 69, 80 to 84, then 90 to 92, and then in 1799 last Anglo-Mysore war, which Tipu Sultan died in this war while saving his कैपिटल सेरिंगपट्टम। अपनी सेरिंगपट्टम को कैपिटल को बचाने के चलते टीपू सुल्तान की डेथ हो गई इन एंग्लो मैसूर वॉर एंड दे कैप्चर मैसूर ऑल्सो। तो शुरुआत हुई थी सूरत से ट्रेडिंग करने से, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास। फिर उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल। फिर उन्होंने कैप्चर किया बैटल ऑफ बक्सर में बिहार, उड़ीसा एंड इलाहाबाद ट्रीटी करी। और फिर एंग्लो मैसूर वॉर से उन्होंने साउथ के भी कुछ पार्ट को कॉन्क्वायर, आधे से ज़्यादा हिस्से को कॉन्क्वायर या नेक्स्ट कर लिया। देन दे फाइट विद मराठास के साथ भी उन्होंने कंटिन्यूस 3-4 वॉर फॉट बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स। मराठास टाइम पे स्लोली जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे, क्योंकि हमको पता है कि वी ऑल नो दैट मराठा क्रश्ड आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो क्रश्ड हो चुके थे 1761 में जो हुई थी। सो मराठास हिंदू जो थे वो 19 क्लैंस में डिवाइड हो गए थे। 19 क्लैंस मतलब टुकड़ी, 90 टुकड़ियों में डिवाइड हो गए थे। दे मेक देयर कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैविंग द सेम एम। इस तरीके का लोगों ने ग्रुप बना लिया था कि हम सबको इनके अगेंस्ट फाइट करना है। और ये 19 क्लेन्स की जगह एक यूनाइटेड अगर एक मराठा किंगडम होती उस समय, तो शायद ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दे पाते। बट मराठास के साथ भी ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने 1817 में तक महाराष्ट्र को भी एनेक्स्ड कर लिया। लेट्स डिस्कस विद द रिलेशनशिप विद सिख। ब्रिटिशर्स के सिख के साथ कैसे रिलेशंस थे?
ब्रिटिशर्स के सिख के साथ अच्छे रिलेशन थे। जस्ट बिकॉज सिख का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह बिकॉज ही वॉज अ सिख रूलर, सिख वर द फाइनेस्ट सोल्जर इन इंडिया। दे ऑलवेज वॉन्टेड दैट महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर्ड द होल पंजाब और कंट्रोल द होल पंजाब। वो हमेशा से चाहते थे कि महाराजा रंजीत सिंह पूरे पंजाब को कैप्चर करे। रंजीत सिंह वॉज चीफ ऑफ शुक्रा चाकिया मिस्ल। हमने लास्ट 7th क्लास में डिस्कस किया था कि जो सिख थे उन्होंने अपने आप को 12 मिस्ल में डिवाइड किया था और एक मिस्ल का नाम था शुक्रा चाकिया मिस्ल। उस मिस्ल के हेड थे महाराजा रंजीत सिंह। सो महाराजा रंजीत सिंह से सब बहुत प्यार करते थे। वो एक करेजियस, एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग, गुड पर्सनैलिटी, एम्बिशियस, एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग, मीन्स जितनी तारीफ की जाए उतना कम थे महाराजा रंजीत सिंह। सो महाराजा रंजीत सिंह ने फाइट नहीं किया ब्रिटिशर्स के साथ, एक ट्रीटी करी, संधि करी। कई राजा ऐसे थे जो फाइट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ क्योंकि उन्हें पता था कि फाइट करने से ज़्यादा बेटर होगा कि ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर लें। तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी संधि की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ट्रीटी में उन्होंने रिवर सतलज जो पंजाब के से निकलती है उस रिवर सतलज को बाउंड्री बना दिया कि इस तरफ वाला जो एरिया है दैट कम अंडर द ब्रिटिशर्स और पंजाब वाला जो एरिया है दैट्स कम अंडर द महाराजा रंजीत सिंह। देन लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, टी फॉर टीपू, टी फॉर टाइगर ऑफ मैसूर। एंड सिख में महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है लॉयन ऑफ पंजाब। एक्चुअल में ही वॉज द लॉयन ऑफ पंजाब। नाउ इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, देख सकते हैं आप इस मैप की मदद से। सतलज रिवर जो है वो उनके लिए क्या थी, एक बाउंड्री थी। वेस्ट में सुलेमान माउंटेन और कश्मीर तक इनका जो था वो कॉन्क्वायर था। नाउ इन 1839 महाराजा रंजीत सिंह डाइड और उसके 10 साल बाद 1849 तक दे ऑल्सो कैप्चर्ड पंजाब। उन्होंने पंजाब को भी कैप्चर्ड कर लिया। सो ये थी एक, मतलब आप समझिएगा द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स कि सिर्फ ट्रेड करने आए थे। पोर्तुगीज के बाद से उन्हें पता चला था कि इंडिया जैसी कोई कंट्री है। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको ग्रांट किया, उसके बाद किंग जेम्स I ने एम्बेसडर भेजा, फिर उसके बाद चार्ल्स II ने परमिशन दी, फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोली, फिर उसके बाद मद्रास में भी फोर्ट बनाया, फिर उसके बाद इलाहाबाद, आगरा, बरोच। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो हम परमिशन ले लेके कर रहे हैं, इसके बदले तो हमें पैसा भी देना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम कॉन्क्वायर करें। तो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी 1757 से इन्होंने बंगाल जीत लिया। बक्सर से इन्होंने बिहार, उड़ीसा और इलाहाबाद का एरिया ट्रीटी के अंदर ले लिया। इनको 30 लाख रुपए ईयर्स मिलते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर करी, मराठा अपने अंदर एनेक्स कर लिया। फिर मैसूर में टीपू सुल्तान मैसूर अपने अंडर कर लिया। सिख के साथ पंजाब इन्होंने पूरा कॉन्क्वायर कर लिया। तो हाफ ऑफ द इंडिया सिर्फ 100 साल से भी कम में, फ्रॉम 1765 टू 1848 तक 100 साल से भी कम में उन्होंने आधे से ज़्यादा इंडिया अपने अंडर में कैप्चर कर लिया। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, that's how they conquered the half of the India in less than 100 years. So okay, now अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, स्टार्टेड ट्रेडिंग भी कर दी, फोर्टाइजेशन भी हो गया, कॉइन इशू भी करना स्टार्ट कर दिए, आधे से ज़्यादा इंडिया को भी कैप्चर कर लिया। ओके, नाउ दे नो कि इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा तो नहीं किया, इंडिया के लोगों का दिल तो नहीं जीता। इंडिया हमेशा से ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्लेव थे। इंडियंस स्लेव मीन्स कि हम कभी ना कभी किसी राजा रानी के अंडर में ही रहे। हम अगर एंशियंट टाइम की बात करें तब भी हम किंग्स के अंदर में ही थे। उसके बाद अगर हम मिडिवल में बात करें तो दिल्ली सुल्तान, खिलजी डायनेस्टी, देन स्लेव डायनेस्टी, डिफरेंट डायनेस्टीज़। उसके बाद हम मुगल एम्परर्स के अंदर रहे।
फिर ब्रिटिशर्स से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बट ब्रिटिशर्स जो थे उनका इंटेंशन इंडियंस को अच्छा समझना था ही नहीं। इंडियंस उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स थे, मीन्स सिर्फ एक मशीन थे जो उनके लिए वर्क करेंगे जो वो चाहेंगे, और इंडिया सिर्फ उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ से वो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे उनको मैन फोर्स भी मिल रहा था कि लोग भी मिल रहे थे काम करने के लिए, यहाँ पे उनको चीप रेट में मटेरियल भी मिल रहा था, और वही मटेरियल को जब ये फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हमें बेच रहे थे तो हायर प्राइसेस में हम उनसे ख़रीद भी रहे थे वो चीज़ें। सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो ब्रिटिशर्स आने के बाद कॉन्क्वायर्ड हो गई, स्टार्ट हो गई। ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन टेरिटरी को कॉन्क्वायर्ड किया, सो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? अब ब्रिटिशर्स करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनके साथ हमने इतना बुरा किया है, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो कभी ना कभी इंडियंस रिबील तो करेंगे, दोबारा हम पे आके झगड़ा तो करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए इन्होंने अपने जो जितने भी एरिया को इन्होंने कैप्चर किया था, नेक्स्ट किया था, कॉन्क्वायर किया था, उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो फर्स्ट हमारे इन्होंने अपने जो हेड होते थे वो इस तरीके से बनाए कि जो स्टेट का हेड होगा वो गवर्नर, देन गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो पहला एडमिनिस्ट्रेशन का था इनका सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की हेल्प से ये लोग इंडिया में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे, बट सिविल सर्विसेज में भी इनका ये था कि द सिविल सर्विसेज वाज द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मच coveted by the young person of aristocratic family, मतलब भव्य फैमिली जिनके पास पहले से ही पैसा है वही इसमें इंटरेस्टेड थे, बिकॉज ऑफ द हैंडसम सैलरी एंड द पोस्ट एंड द पावर। सिविल सर्विसेज आज की जितनी इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज की, IAS IPS की, वो शायद ब्रिटिशर्स की ही देन है, और ब्रिटिशर्स ने हमको जो है इस टाइम पे भी लोगों को ये था कि हायर सैलरी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, पावर मिलेगी, बट इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज में कोई फ़ायदा नहीं था, जस्ट बिकॉज इन्होंने कुछ रूल्स बना के रखे थे। इन्होंने रूल्स बना के रखे थे कि लंबे समय तक तो पहले ये जिसे नॉमिनेट करते थे पोस्ट में वही उस पोस्ट का एक्चुअल ओनर होता था, वही उस पोस्ट को हेल्ड करता था। बट इन 1853 से इन्होंने स्टार्ट किया कि ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स किए जाएंगे, और उस एग्ज़ाम्स में इंडियन को प्रोहिबिट थे, इंडियंस उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1793 में इन्होंने कह दिया था कि वो पोस्ट दैट हैविंग मोर देन 500 यूरो सैलरी, दैट फॉर दैट पोस्ट इंडियन नॉट अलाउड फॉर टू फिल फॉर दैट पोस्ट, इंडियन उस पोस्ट के लिए फिल ही नहीं कर सकते। इंडियंस आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर द जुडिशियल पोस्ट एंड द इंजीनियरिंग पोस्ट। इंडियन ना तो जुडिशियल पोस्ट में जाएंगे ना इंजीनियरिंग पोस्ट में जाएंगे, ऐसा कहना था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्विसेज स्टार्ट की थी, एटलीस्ट वो हमारे इंडिया में बहुत सा डेवलपमेंट करेंगे, हम मॉडर्न इंडिया में यही पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने ये किया, ब्रिटिशर्स ने रेलवे, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने आर्मी, ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ, बट दे आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो सिर्फ ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। हाँ, आज उस किए हुए फ़ायदे का हमें फ़ायदा हो रहा है, बट उन्होंने शुरू अपने फ़ायदे के लिए ही करा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ से चले जाएंगे और इस चीज़ का फ़ायदा इंडियंस उठाएंगे, नहीं, दे नेवर थिंक लाइक दिस। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि हम इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी इंडियंस के साथ नहीं कर सकते, इंडियंस हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट है, सबसे बड़ी बात लॉयल है, अगर वो हमारी आर्मी में भी रहेंगे तो सिर्फ हमारी तरफ से ही लड़ेंगे, चाहे वो अपने ही लोगों से उन्हें क्यों ना लड़ना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने 2 कॉलेज स्टैब्लिश किए, एक कलकत्ता में विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया और एक लंदन में कॉलेज स्टैब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कॉलेज। बट कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम था इंडिया में नहीं होता था, इसे देने के लिए भी इंग्लैंड जाना पड़ता था, इंग्लैंड में इसके एग्ज़ाम होते थे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, आर्मी। आप आर्मी ही बना लीजिए ना, अगर आप आर्मी बना लेंगे तो यूरोपियन राइवल से आप
सेव हो जाएंगे। अगर डच ने कभी आकर आपसे फाइट करी, फ्रेंच आपसे कभी आके फाइट करना चाहेंगे, इंग्लिश पोर्तुगीज़ कभी फाइट करना चाहेंगे, हॉलैंड, डेनमार्क, डच, कोई भी आपसे फाइट करना चाहेगा, आपके पास आर्मी है, वो कितनी आर्मी लेकर आ पाएंगे। राइवल से प्रोटेक्ट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी और टेरिटरी जितनी बढ़ाई है उसको और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। सैलरी, लेकिन इसमें भी ये लोग आर्मी में इंडिया के लोगों को रखते थे, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार से ज़्यादा नहीं देते थे, और 300 रुपये सैलरी से ज़्यादा इंडियंस को सैलरी नहीं देते थे, जस्ट बिकॉज ये इंडियन को ऑलवेज इन्फीरियर फील कराना चाहते थे। अगर इंडियन सुपीरियर फील कर लेंगे, हाईएस्ट पोस्ट ले लेंगे, तो ब्रिटिशर्स दब नहीं जाएंगे, और ब्रिटिशर्स दब जाएंगे तो हम उनकी गुलामी कैसे करेंगे। हाउ वी ऑलवेज बिकम स्लेव ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो ये है कुछ उनकी टेक्निक्स। थर्ड टेक्निक थी उनकी, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन था पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए भी इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया था। हर थाने का एक दरोगा होता था, वॉचमैन ऑफ द विलेज। दरोगा इतने फेमस नहीं थे, दरोगा ये हरेस करने के लिए, ब्राइब लेने के लिए, इन सब के लिए ज़्यादा फेमस थे, तो दरोगा की पोस्ट कभी इतनी फेमस रही नहीं। हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू होने के बाद से ही ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं इंडियंस रिबेल्स तो करेंगे, और वो रिबेल कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बन रही थी ऑफ 1857 की जो रिवोल्ट है, उसकी कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बन रही थी जिससे ये रिवोल्ट होगा। सो फोर्थ एंड लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया वो था जुडिशियल सर्विस। जुडिशियल सर्विस मीन्स ये जस्टिस के लिए काम करेंगे, जस्टिस देंगे लोगों को। वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, बट वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, बट 1787 में इनके ऊपर भी एक इम्पीच फॉर करप्शन का चार्ज लगा था, और इन्होंने 1795 में कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। सो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स डिवाइड किए थे, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट नॉन एज फौजदारी अदालत एंड क्रिमिनल कोर्ट नॉन एज दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आते थे काजी, मुफ्ती, ब्राह्मण्स जो थे उनका जो लॉ, वो लोग ब्राह्मण्स और जो मुस्लिम काजी वगैरह थे इनको बिठा कर रखते थे कि अगर कोई भी ऐसे अगर प्रॉब्लम आती है, केस आते हैं जो रिलीजियस से रिलेटेड है, तो हम आपके लॉज में अप्लाई करेंगे। तो जो शरीयत कानून था मुस्लिम का, उसमें इम्प्लीमेंट होता था, उसमें यूज़ होता था, और हमारा जो थे शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारा जो लॉ थे वो हम यूज़ करते थे अगर कोई भी किसी को भी जस्टिस दिलानी है तो। बट ये प्रोसेस ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो 1778 तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों लॉ को अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कंपाइल कर लिया। इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट, दैट वन इन इंडिया जो होती है एक पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट, वो भी बनाई इन्होंने। 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश, और इन्होंने एक अपील कोर्ट भी बनाई कलकत्ता में, दैट सरदार निजामत अदालत। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन करने का कारण था बांध कर रखना, क्योंकि खुद सोचिए स्टार्टिंग में ये आसानी से हम पे कैप्चर क्यों कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई प्रॉपर पावर नहीं थी। प्रॉपर पावर आ गई, अब ब्रिटिशर्स प्रॉपर पावर बन गए, सुपर पावर बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब कोई भी इजीली इंडिया में आके ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सकता। इंडिया के खुद के लोग भी अब ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, वो भी उनको तो अब लाचार ही हो गए एक तरीके से। सारे जितने भी हमारे महान शासक थे वो भी हार ही चुके हैं कहीं ना कहीं इनके सामने। देन लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, जो वो यूज़ कर रहे थे, दैट साम दाम दंड भेद। ऐसे नहीं तो ऐसे ये टेरिटरी आ जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे ये टेरिटरी आ जाए, और ऐसे नहीं तो ये तरीके से तो टेरिटरी हमारी हो ही जाएगी। 4 तरीके थे, 4 मेथड फॉर एक्सपांशन। फर्स्ट मेथड थी द डॉक्ट्राइन ऑफ लेट्स। इफ यू आर नॉट हैविंग अ मेल हायर, द टेरिटरी इज कम अंडर द ब्रिटिशर्स। सिंपल। सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, उदयपुर, संबल, भागट, सबको इन्होंने ऐसे ही कैप्चर या नेक्स्ट किया। एलेग्नस बाय एलेग्नस गवर्नमेंट। कुछ स्टेट्स को ये कह देते थे that you are not competent to rule that
एरिया या कुछ स्टेट्स को ये कह देते थे दैट यू आर नॉट कॉम्पोनेंट टू रूल प्रॉपरली ऑफ दैट एरिया, तो गिव दैट एरिया टू अस, वी आर कॉम्पिटेंट टू रूल दैट एरिया, हम प्रॉपरली इस पर रूल करेंगे। ऐसी औध को इन लोगों ने अपने अंडर ले लिया था कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप गवर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट गिव इट टू अस, वी विल डू दिस। ये इनका सेकंड था। एंड थर्ड मेन था इनका बाय कॉन्क्वेस्ट। बाय कॉन्क्वेस्ट मीन्स कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये कर ही रहे थे, बंगाल हड़पा इन्होंने ऐसे, बिहार हड़पा इन्होंने ऐसे, इन्होंने हैदराबाद, इन्होंने इलाहाबाद, इन्होंने बैटल ऑफ मैसूर, इन्होंने मराठास, इन्होंने पंजाब, सब तो इन्होंने बाय कॉन्क्वेस्ट लड़ाई करके हड़पा। So by conquest means by British fought number of wars to expand their empire, and last but not the least by subsidiary alliance. Subsidiary alliance means कि आर्मी ही मत बनाने दो, टेरिटरीज को कहो कि आर्मी बनाने की क्या जरूरत है, हम है ना ब्रिटिशर्स मेन पावर, जब हम मेन पावर बैठे हुए हैं सुप्रीम पावर, तो क्या जरूरत है छोटी छोटी टेरिटरीज को आर्मी बनाने की, हम बनाएंगे आर्मी, आप जो आर्मी पर पैसा खर्च करते हैं वो हमें दीजिए। नाउ यू आर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, अब कंपनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी वो हम पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे, और करना भी चाहा तो उनके पास आर्मी नहीं है, तो इस तरीके से तो वो कैप्चर कर ही लेंगे। किया भी था उन्होंने, हैदराबाद कैप्चर किया, मराठा के बाजीराव, महाराष्ट्र का हाफ ऑफ द एरिया कैप्चर किया बाजीराव टू से। सब्सिडरी अलायंस के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया था, ट्रीटी ऑफ बेसिन में बाजीराव टू ने बोल दिया था कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे आर्मी, आप प्रोटेक्ट करिए, हम आपको पैसा देंगे, और नहीं देंगे पैसा आप हमें, तो ब्रिटिशर्स वो एरिया खुद कैप्चर कर लेंगे, अनेक्स कर लेंगे। नहीं मान रहे फिर भी आर्मी बना रहे हैं तो वॉर से लड़ लेंगे, तब भी नहीं मान रहे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कभी ना कभी तो इनका मेल हायर नहीं होगा, कभी ना कभी तो इनकी लड़की होगी सिर्फ, तो भी इनका कैप्चर कर लेंगे। कुछ भी नहीं हो पाया तो वॉर तो हमारे पास है ही। तो साम दाम दंड भेद से धीरे धीरे इन्होंने पूरे तरीके से हाफ से भी ज़्यादा इंडिया को कैप्चर कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन करके इन्होंने एक अच्छी पावर बना ली इंडिया में। उसके बाद इन्होंने एक्सपांशन के लिए कुछ रूल्स बनाए जिससे इन्होंने एक्सपांड भी किया, और आगे भी हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके इंटेंशंस, इनकी चीज़ें। सो इस चैप्टर से सबसे पहले एक रिकॉल ले लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। विद स्टार्टिंग हमने स्टार्ट किया कि कैसे क्वीन एलिजाबेथ, कैसे पोर्तुगीज़ आए, उनसे यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चला, यूरोपियन कंट्रीज़ नो अबाउट द इंडिया, दे ऑल इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद इंडिया, बट सुपर पावर थे इंग्लिश डिफीटेड स्पेनिश, इंग्लिश डिफीटेड पोर्तुगीज़, किंग जेम्स I, किंग चार्ल्स II, they started giving permissions and their ambassador to take the permission, Jahangir gave the permission, after that permission they started factory, they started making Madras city, और लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने शिमला भी इस्टेब्लिश किया था। तो ऐसे इन्होंने कई सारे स्टेट, कई सारे सिटी इस्टेब्लिश किए, और जो इनको दान में मिलता गया वो उससे तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया ही। ऑल आर इंटरेस्टेड टू बाय सिनेमन, पेपर, सैंडलवुड, सिल्क, ये सब को यही खरीदना था। दैट्स वाई प्राइजेस हाई एंड डिमांड, दैट प्राइजेस हाई एंड प्रॉफिट लो, तो दे जस्ट सैंक ईच अदर शिप, दे जस्ट फाइट विथ ईच अदर यूरोपियन कंट्रीज, और फिर निकल के आए इंग्लिश, बचे इंग्लिश, दैट इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेडिंग, प्रॉपरली ट्रेडिंग विथ इंडिया। देन दे स्टार्ट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर विथ इंडिया, दे वॉन बैटल ऑफ प्लासी, दे वॉन बैटल ऑफ बक्सर, दे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह दे कैप्चर्ड पंजाब ऑल्सो। After that they started administration. For the administration they started civil services, army, police and judicial services, and for to expand their territories they use 4 methods: subsidiary alliance, by conquest, doctrine of lapse and allied misgovernment. So this is the conclusion, or please comment down that what is the your view about the Britishers का आपको लेकर क्या व्यू है। And thank you very much for watching this video. I hope this video is very helpful for you.